नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव के इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। आखिरकार अमेरिका और इजराइल को ईरान के आगे झुकना ही पड़ा है और युद्ध विराम करना पड़ा। हालांकि ईरान मना कर रहा था, सिरे से नकार रहा था युद्ध विराम के लिए, लेकिन अमेरिका इस हद तक नीचे गया कि उसने ईरान की सारी शर्तें स्वीकार की हैं और जो भी शर्तें थी अब उन पर फाइनल उस पर अमल होगा, उस पर बातचीत होगी। और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस बात की सूचना दी है कि वो ईरान की 10 शर्तों को स्वीकार करेंगे और उसके बाद अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के खुलने का रास्ता साफ हो गया है। लेकिन इधर एक गंभीर मुद्दा अभी भी है कि ईरान ने साफ तौर पर कहा है कि उसे अमेरिका की बातों पर अब भी भरोसा नहीं है। बातचीत में वो शामिल होगा, चर्चा होगी, लेकिन उसकी उंगलियां अभी भी ट्रिगर पर हैं, यानी वो अभी भी युद्ध की स्थिति में अपने को सतर्क रखे हुए है और सतर्क है भी। दूसरी ओर इजराइल इस समय अपने को चारों तरफ से अकेला पा रहा है क्योंकि अमेरिका ने इस पूरी प्रक्रिया में उसको बिल्कुल अलग थलग रखा है। अब इजराइल कह रहा है कि इसमें ईरान ही शामिल है, ईरान पर हम हमले नहीं करेंगे लेकिन लेबनान पर करेंगे, पर युद्ध विराम की शर्तों में लेबनान भी शामिल है। अब क्या कुछ होता है? युद्ध विराम 2 हफ्ते के लिए हुआ है, क्या 2 हफ्ते तक ये जारी रहेगा? इजराइल क्या करता है? इजराइल के भीतर क्या प्रतिक्रिया आती है? चूंकि वहां की जनता, वहां के विपक्ष के नेता इस युद्ध विराम को लेकर वो प्रसन्न है और इस पूरी लड़ाई के लिए नेतान्याहू को जिम्मेदार मान रहे हैं। लेकिन अलग थलग होने के बाद क्या नेतान्याहू कोई और कदम उठाएंगे? तो इस युद्ध विराम के बाद की परिस्थितियों पर चर्चा के लिए हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर अखिल स्वामी जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और शुरुआत हम इसी सवाल से करते हैं कि नेतान्याहू या इजराइल तो इस पूरी प्रक्रिया में बिल्कुल अलग थलग पड़ गए। उनकी भूमिका केवल इतनी रही कि 2 पक्षों के बीच ये युद्ध विराम हो रहा है। लड़ाई तो इजराइल ने शुरू की, पहला हमला ईरान पर उसने किया, उसके बाद अमेरिका भी शामिल हुआ और फिर दोनों को हमले का बेहतर जवाब दिया ईरान ने। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में कहीं भी इजराइल नहीं है, पूरी तरीके से उसको अमेरिका ने इग्नोर कर दिया है। यानी ये बता दिया है कि वही करेगा इजराइल जो अमेरिका कहेगा। डोनाल्ड ट्रंप कुछ दिन पहले ये बात कह भी चुके थे और 2-3 बार उन्होंने ये बात कही है। तो क्या अब वास्तव में इजराइल की यही भूमिका रह गई है? हालांकि पहले भी अगर अमेरिका और नेटो और जो पश्चिमी दुनिया के देश हैं वो हाथ खींच लेते तो इजराइल की ताकत बहुत उतना ताकतवर वो नहीं था। लेकिन अब क्या होगा नेतान्याहू का और इजराइल का? क्या वो लेबनान पर जिस तरीके से अभी भी धमका रहे हैं कि हम हमले करते रहेंगे, संभव हो पाएगा? देखिए समित्राज जी, एक चीज का निष्कर्ष तो हम लोग निकाल सकते हैं बड़े आराम से इस युद्ध के बाद, और वो ये है कि आज के तारीख में भी गांधीवाद जिंदा है। जनता का दबाव बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है और मुझे लगता है युद्ध विराम के लिए डोनाल्ड ट्रंप कैसे उन्हें बाध्य हो गए होना पड़ा, जबकि वो कह रहे थे कि 6 बजे वो बिल्कुल सभ्यता का नाश कर देंगे और उसके बाद अचानक उन्हें यह महसूस हुआ कि मध्यस्थता करा के किसी प्रकार से फेस सेविंग करें, क्योंकि उनको यह महसूस हो गया था कि विश्व का जनमत है वो अमेरिका के खिलाफ हो रहा है और इजराइल के चक्कर में अमेरिका की जो छवि है वो भी धूमिल हो रही है। मुझे लगता है कि आज के तारीख एक ऐतिहासिक दिन है, जबकि हमारे देश के अंदर जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो चेंज हो गया है और अमेरिका को इतनी सारी धमकियां देने के बाद और डोनाल्ड ट्रंप द्वारा इतनी धमकियां देने के बाद उस समझौते पे आना पड़ा है जिसमें ईरान के टर्म्स पे समझौता हुआ है। भाई ईरान का तो शुरू से कहना था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला हुआ है, खुला हुआ था, अबाध रूप से लोगों के जहाज आ रहे थे, तेल और गैस आ रही थी। लेकिन इस युद्ध में जो इजराइल ने शुरू किया उसमें कुवैत में, ओमान में, बाकी जगह पे, बहरीन में, सऊदी में, हर जगह नाश हुआ, ईरान के अंदर नाश हुआ और सब कुछ नुकसान करके, अरबों डॉलर का नुकसान करके, अपने एयर बेसिस का, ईरान का नुकसान करके आप वहीं खड़े हैं जहां से आप शुरू हुए थे। तो ये लड़ाई आपने शुरू क्यों की थी? इसकी आवश्यकता क्या थी? अच्छा, उसके बाद अमेरिका ने कभी इमेजिन नहीं किया रहा होगा कि ऐसा भी समय आ सकता है कि फ्रांस उनके खिलाफ वीटो करे, ब्रिटेन उनके खिलाफ खड़ा हो जाए, स्पेन उनके खिलाफ खड़ा हो जाए, स्वीडन उनके खिलाफ खड़ा हो जाए, स्विट्जरलैंड उनके खिलाफ खड़ा हो जाए, जापान उनके पक्ष में बात ना करे और ईरान को पूरे विश्व का जनमत का समर्थन मिलने लगे और अमेरिका में भी
ईरान को समर्थन मिलने लगे और अमेरिका की ये जो एक विस्तारवादी नीति है इसका विरोध होने लगे, तो उन्होंने लगा कि अभी तो दादागिरी हमारी ईरान के साथ युद्ध में खत्म हो ही रही है, आगे भी हमारी दादागिरी नहीं चलेगी। देखिए, इजराइल जो है वास्तविकता में अगर अमेरिका अपने एयर बेसिस को हटा लेता है और इजराइल का समर्थन नहीं करता, क्योंकि इस सारी न्यूसेंस का अगर कोई जनक है तो इजराइल है। अगर इजराइल को एग्जिस्ट करना चाहता है तो जॉर्डन पे हमला न करे, लेबनान पे हमला न करे। अगर वो हमला करना चाहता है और कहता है कि लड़ेंगे, तो हिजबुल्ला भी बैठा हुआ है, फिर हुतीज भी बैठे हुए हैं। फिर अगर युद्ध विराम मान लीजिए अमेरिका और ईरान के बीच में होता है, तो इजराइल को तो अकेले ये 3-4 लोग मिलकर को खत्म कर देंगे और इजराइल तो कहीं नक्शे कदम पे नहीं रह जाएगा। और इजराइल में जिस प्रकार का तूफान मचा हुआ है, जिस प्रकार से वहां पे अटैक हुए हैं, ईरान ने जिस प्रकार को उनको क्षत विक्षत कर दिया है, तो ये तो इजराइल का दुस्साहस होगा जो डोनाल्ड ट्रंप अभी तक दुस्साहस कर रहे थे। इजराइल शायद अभी भी ये सोच रहा है, नेतन्याहू अभी भी सोच रहे हैं कि अगले चुनाव में उनके पास सेविंग ग्रेस है। अगर लड़ते रहें और लड़ते हुए अपनी राष्ट्र प्रेम की भावना को जगाकर वो इजराइल के लोगों से वोट ले लें। लेकिन अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप को तो ये बात समझ में आ गई कि बाई इलेक्शंस में अगर इसी प्रकार का ट्रेंड चलता रहा तो जीत की कोई संभावना नहीं है। हो सकता है कि सीनेट नए बिल के माध्यम से उनको कहीं साइकेट्रिस्ट के पास रेफर कर दे और जेडी वांस प्रेसिडेंट हो जाए, इसलिए उन्होंने पैर मेरे ख्याल से खींच लिए हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि जनमत का बहुत महत्व होता है। अंग्रेजों को भी हमारे देश के गरीब लोगों ने, लाठी में चलने वाली और बिना चप्पल पहनने वाले लोगों ने अंग्रेजों को भगा दिया था। तो जनमत बड़ा महत्वपूर्ण होता है, ये इस युद्ध में भी सिद्ध हो गया। जी बिल्कुल, इस युद्ध में सिद्ध हो गया कि जनमत, और यहाँ ईरान का जनमत जिस तरीके से खड़ा रहा है और आखिरकार एक जीत सुनिश्चित करके वो अब जश्न मना रहा है। बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही कि वहाँ पर अमेरिका में जनमत किस तरीके से ट्रंप के खिलाफ खड़ा हो गया, और ये मुझे लगता है कि बाकी पूरी दुनिया का समर्थन और विरोध अपनी जगह है, लेकिन ये अपने अपने देशों का जो जनमत समर्थन और विरोध में रहा, उसने भी इसमें निर्णायक भूमिका अदा की है। एक और चीज़ जो अभी तक कुछ दिन पहले तक अमेरिका में एंटी टेररिज्म सेंटर के जो डायरेक्टर थे, वो जो केंट, उनका एक बड़ा सुबह ही इस युद्ध विराम की घोषणा के बाद एक महत्वपूर्ण बयान आया है और उन्होंने कहा है कि ये सुनिश्चित करना, युद्ध विराम जो संघर्ष विराम हुआ है वो सफल रहे, ये सुनिश्चित करना तो प्राथमिकता होनी चाहिए, लेकिन उससे पहले प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि इसमें इजराइल कोई बदमाशी न करने पाए, और इजराइल को कैसे कंट्रोल किया जाए ये सुनिश्चित करना कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इजराइल भरोसे लायक नहीं है। अब इजराइल के खिलाफ भी अब मुझे लगता है कि एक जनमत तैयार हो रहा है अमेरिका में, और उसको जो इस तरीके से सहायता दी जा रही थी यहाँ पर, उसके लिए इतने सारे अपने डिफेंस सेंटर्स बनाए गए थे, मुझे लगता है कि अब अमेरिका इस पर पुनर्विचार करेगा। पहले तो मध्य पूर्व के देशों के पुनर्विचार होने अभी बाकी हैं और शुरू हो चुके हैं कि अब वो अमेरिका के अपने बेस बनाए रखें ना रखें, कैसे संबंध रखें। लेकिन अमेरिका में भी अब ये चर्चा, इसका मतलब अब जोर पकड़ने लगी है कि इजराइल के साथ उसके रिश्ते कैसे होने चाहिए, क्योंकि वो तो आपको इस्तेमाल कर रहा है। नहीं, मेरे ख्याल से मिश्रा जी ये बड़ा मुश्किल है। जैसे हमारे देश में माननीय मोदी जी के लिए बड़ा मुश्किल है कि गुजरात लॉबी के सबसे 2 बड़े पूंजीपति जो राष्ट्रीय सेठ के नाम से जाने जाते हैं, उनसे हाथ खींच लें, चाहे जनमत कितना भी खिलाफ हो जाए, कितना भी जनमत खिलाफ हो जाए। अब ये बताइए, गोदी मीडिया ने क्या ये बताया, नेपाल के अंदर जब से सत्ता परिवर्तन हुआ है, नए प्राइम मिनिस्टर ने पहला नियम ये बनाया कि वहां पे सारे प्राइवेट स्कूल कॉलेजेस को बंद कर दिया और सब कुछ नेशनलाइज कर दिया। सारी सरकारी स्कूलों के अंदर सबकी पढ़ाई होगी, चाहे राजा का बेटा हो चाहे रंग का बेटा हो। मिश्रा जी आप बताइए, जो गरीब घर का बच्चा है, जो 15-20 हजार रुपए जिसका बाप कमाता है और 400 रुपए किलो की गैस खरीदता है और 4-4 दिन लाइन पे जिसने खड़े रहा है, वो अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में 3-4 हजार रुपए की फीस कैसे दे सकता है? आप देखिए, सरकारी स्कूल में वही किताबें 150 रुपए की मिलती हैं और वही किताबें 2000 रुपए की प्राइवेट स्कूल में मिलती हैं। जिस प्रकार का शोषण प्राइवेट स्कूल्स के अंदर हमारे आपके बच्चों का होता है, तो नेपाल ने रास्ता दिखाया। लेकिन गोदी मीडिया में ये डिस्कशन होते आपने सुना क्या? हमारे देश के अंदर अपने सरकारी स्कूल बंद होते हुए देखे हैं और प्राइवेट स्कूल खुलते हुए देखे हैं। सरकारी स्कूल बंद करके प्राइवेट स्कूल, जिससे जनता का शोषण हो सके। भाई हम सब सरकारी स्कूल में पढ़े हुए हैं, क्योंकि हमारे पिताजी तो प्राइवेट स्कूल अफोर्ड कर नहीं सकते थे। सरकारी स्कूल में पढ़ाई हुई, लेकिन परमेश्वर की कृपा से
हम लोग आगे बढ़ते चले गए। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सरकारी स्कूल में चटाई पे बैठ के पढ़े हैं और उन्होंने अपना नाम रोशन किया है। लेकिन गरीबों के साथ इस प्रकार का जो अन्याय है, लेकिन मुझे लगता है जैसे हमारे राष्ट्रीय सेठ की क्योंकि गर्दन फंसी हुई है अमेरिका में, इसीलिए हमारे जो महामानव हैं उनको परेशानी है और वो दबे हुए हैं, उसी प्रकार से अमेरिका के अंदर जो सारे फाइनेंशियल रिसोर्स, जितने भी बड़े बड़े पूंजीपति हैं, वो उसी लॉबी के हैं जिस लॉबी के इजराइल जिसका रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे हमारे महामानव के लिए है कि वो राष्ट्रीय हाथ खींचे, वैसे जूइश लॉबी से हाथ डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी मुश्किल है। लेकिन अगर अपनी खैर चाहता है और नेतन्याहू खैर चाहते हैं और इसका मुकाबला केवल की जनता कर, नेतन्याहू ये कह के कि तुम तो करके बाएं दाएं अमेरिका तो किया, लेकिन जो बम गिरेंगे और ये सारे मिसाइल्स गिरेंगे ये हमारे ऊपर गिरेंगे। 1 महीने से हम लोग बंकर्स की हुए हैं, ये बर्दाश्त नहीं होता। भैया तुम सत्ता परिवर्तन करो, तुम निकल लो, अपने निकलने को बचाने उन्होंने विराम कर लिया, हम तुम्हें रुखसत कर देंगे और किसी नए आदमी को सत्ता निश्चित कर देंगे। ये डोनाल्ड ट्रंप जूइश लॉबी को और जो लॉबी पूरी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ होल्ड करती है उससे अपना किनारा कर पाएंगे। लेकिन इजराइल को कंट्रोल में करने का केवल कर्तव्य जो है इजराइल की जनता का है। जी बिल्कुल, इजराइल को कंट्रोल करने का हाँ वहाँ की जनता का ही है। और यही बहुत बड़ा कारण भी रहा कि जो ईरान को समर्थन मिला कि भाई आप ईरान में क्यों रजीम चेंज करना चाहते हैं, ईरान का वहाँ की जनता का अपना मैटर है। आप परमाणु बम वो बना नहीं रहा है, परमाणु बम बना भी रहा है तो अमेरिका देखने वाला और तय करने वाला कौन है कि बनाए या ना बनाए, ये तय करने के लिए संस्था है। लेकिन ये जो सारा कुछ इस 40 दिन की लड़ाई में प्रोफेसर अखिल स्वामी जी हुआ, हम लोग पहले भी इस पर एक बार बात किए हुए हैं। अब ये किस तरह का वैश्विक परिवर्तन इसमें दिखाई पड़ रहा है? अमेरिका तो काफी कुछ, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने देश की ताकत को, अपने देश की राजनीति को बहुत कुछ एक्सपोज कर दिया है, दुनिया के सामने ला दिया है और उसके वजह बना ईरान। लेकिन अब ये जो परिवर्तन आपको होता दिखाई पड़ रहा है तो किस तरीके का है? एक तो सुप्रीमेसी तो अमेरिका की कम हुई ही, इसके अलावा और आप क्या परिवर्तन आने वाले दिनों में देख रहे हैं? देखिए, अमेरिका की केवल सुप्रीमेसी मिश्रा जी कम नहीं हुई, जो रूस और ईरान चाहते थे वो हो गया। और इसमें सबसे बड़ा बेनिफिशियरी अगर कोई है तो चाइना है। भाई चाइना को तो सारे फायदे हो गए, बिना अनअफेक्टेड, दूर खड़े होकर देखकर उसने सब कुछ पा लिया जो उसकी इच्छा थी। रूस ने भी पा लिया, ईरान ने भी पा लिया, अगर सैंक्शंस हट गए। भाई यही एक चीज तो है जो परिवर्तित हुई है। हॉर्मुज तो पहले भी खुला हुआ था, हॉर्मुज से पहले भी वाहक जहाज आ रहे थे, युद्ध तो पहले भी नहीं हो रहा था, यथास्थिति कायम हो गई। लेकिन अगर सैंक्शंस हट गए तो हमारी बात है कि बिना सैंक्शंस होने के बावजूद 40 साल में अगर ईरान इतना शक्तिशाली हो सकता है, तो सैंक्शंस हटने के बाद तो मेरे ख्याल से ईरान ऐसे ऐसे मिसाइल्स बना देगा जो वॉशिंगटन डीसी पे जाके बरसने लगेंगे, न्यूयॉर्क के अंदर बरसने लगेंगे। तो अमेरिका उसका मुकाबला कैसे करेगा? तो देखिए, मैं तो अब मुझे वो घटना याद आ रही है जिसमें जयशंकर साहब ने एक स्टेटमेंट दिया था, आपको भी स्मरण होगा। जयशंकर साहब ने कहा था चाइना इज ए बिग इकोनॉमिक सुपर पावर, हम उससे कैसे लड़ सकते हैं। अरे यार, कमाल कर दिया। भारत जैसा महान देश जो 19-20 में पड़ता है चाइना से, हम उनसे बहुत कमजोर नहीं है। हमने चाइना को कई बार धूल चटाई भी है और जिस दिन होगा हम धूल चटा भी सकते हैं, क्योंकि हमारा देश एकजुट होता है, अभी तक होता रहा है। 62 में, 65 में, 71 में। अब नहीं पता भारतीय जनता पार्टी ने 11 साल के अंदर देश को अंदर से कितना कमजोर कर दिया है और अंदर इतना ज्यादा वो कर दिया है कि साउथ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीटें नहीं बढ़ाएंगे और उत्तर भारत की बढ़ा देंगे, हिंदी भाषियों की बढ़ा देंगे। कहीं बंगालियों को कुछ कहा जाएगा, कहीं पवन खेड़ा को कहा जाएगा तो उनको पवन पेड़ा बना देंगे, कहीं हिंदू मुसलमान करेंगे, कहीं हिंदू क्रिश्चियन करेंगे। तो पहली बार ये टेस्ट होगा भारतवर्ष का। अभी तक मैंने भारत को एकजुट देखा है। इस बार अभी भी लोग, क्योंकि 145 करोड़ लोग अपने को भारतीय समझते हैं, एकजुट होकर मुकाबला करेंगे। लेकिन चाइना से हम 19 नहीं पढ़ते। लेकिन जयशंकर साहब की उस बात से मुझे इतना अफसोस हुआ था और ईरान ने सिद्ध करके दिखा दिया। वरना भारत और चाइना के कंपैरिजन में हम जितने 19-20 पढ़ते हैं, ईरान और अमेरिका प्लस इजराइल की तुलना में ईरान तो कहीं ठहरता ही नहीं है। लेकिन उसने नाखून चने चबवा दिए और ये दिखा दिया कि डोनाल्ड ट्रंप फटी शर्ट और फटी पैंट और ऐसा
करके अब वहां पे एड्रेस कर रहे हैं अपने देश को कि मैंने युद्ध जीत लिया है, लेकिन उनकी फोटो को अगर नजदीक से देखेंगे तो उनका पूरा क्षत विक्षत और उनका जिस प्रकार के उनके देश के ही लोगों ने उनको घेरा है, यह बिल्कुल स्पष्ट होता है कि अगर देश एकजुट रहे और देश की जनता एकजुट रहे, हिंदू मुसलमान ना हो, हिंदू सिख ना हो, हिंदू क्रिश्चियन ना हो, कोई नक्सलाइट करके जो आदिवासी बेचारे अपने जंगल को बचाने की कोशिश करते हैं उनको न कहा जाए, जो बुद्धिजीवी हैं उनको अर्बन नक्सल न कहा जाए। अगर देश एकजुट रहे तो हम चाइना क्या अमेरिका का भी मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन आपस में बटे रहे तो हम बड़ा मुश्किल होगा। आज के तारीख में सबसे बड़े अफसोस की बात यह है, पाकिस्तान ने लीडरशिप ले ली है। पाकिस्तान एकॉर्ड के नाम से एक एकॉर्ड होगा और भारत जो है वो एक ऐसी स्थिति में है कि एवरीबडी हैज इग्नोर्ड। उसी सवाल पर मैं आने वाला था कि यहाँ इस पूरे जो आपने कहा कि सबसे बड़ी जीत अगर देखा जाए या फ़ायदा देखा जाए तो चीन का हुआ है, भारत कहाँ स्टैंड कर रहा है? और जो ये लगातार भारत की विदेश नीति पर सवाल उठ रहे थे और यहाँ तक कि जो मध्यस्थता जो की जाती है दो लोगों के बीच में, दो पक्षों के बीच में, उसके लिए हमारे विदेश मंत्री कह रहे थे कि ये हम दलाली नहीं करते हैं। अब ये इस तरह की विदेश नीति, विदेश मंत्री की ये भाषा, ये तौर तरीका, ये सारी चीज़ें अब इस जो वैश्विक स्तर पर अगर भारत की भूमिका को देखा जाए तो हमेशा एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आज वो कहाँ खड़ी है? अब वही जो आप बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने मध्यस्थता की, पाकिस्तान एकॉर्ड के नाम से ये समझौता होगा, सारी चीज़ें होंगी। उस स्थिति में अब भारत ने क्या अपना एक जो जगह थी उस जगह को भारत ने खो दी है। इसको जो भारत के ही पास आनी चाहिए थी लेकिन वो किसी दूसरे के पास चली गई, वो भी आपके दुश्मन देश के पास। दूसरी बात ये कि यहाँ इस पूरे ईरान युद्ध के दौरान भारत ने जो एक स्टैंड लिया है और वो स्टैंड ये लिया कि हमलावर राष्ट्रों का साथ दिया है, उसका भारत के आगे आने वाले दिनों में क्या प्रभाव पड़ेगा, खासतौर पर ईरान के साथ संबंधों को लेकर? अच्छा मिश्रा जी बताइए, हमारा पाकिस्तान की कोई तुलना तो है नहीं भाई, हम एक दिन के अंदर पाकिस्तान को निपटा सकते हैं, बिल्कुल, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। चीन की बात अलग है, पाकिस्तान हमारे सामने कहीं नहीं टिकता। पाकिस्तान जैसे देश की यह हिम्मत हो गई जो कि अमेरिका का पिट्ठू है, कि जब ईरान में अयतुल्ला की शहादत हुई तो उन्होंने शोक प्रकट करने में देर नहीं लगाई। अब मानी बात है, देखिए बिल्कुल ये न सोचते हुए कि हम भारतीय हैं और हमको केवल निष्पक्ष होकर नहीं सोचना चाहिए ये सब। आप बताइए, श्रीलंका ने जब ईरान के युद्धपोत पे आक्रमण किया अमेरिका ने तो उन्होंने तुरंत उसकी मदद की जी। तो अभी बताइए, ईरान की निगाह में पाकिस्तान एक ज्यादा फेवरेबल कंट्री होगा या नहीं होगा? निश्चित श्रीलंका ज्यादा फेवरेबल कंट्री होगा कि नहीं होगा? भाई हमारे आमंत्रण में उनका वो आया था युद्धपोत और हमने उस पर आक्रमण हुआ और उसके बाद हमने अपगल्ला झाड़ लिया कि हमारे उसमें सीमा क्षेत्र में नहीं था इसलिए हमारा कोई लेना देना नहीं है। 5-6 दिन हमने लगा दिए मिस्त्री साहब को वहां जाने में, तो इसका माने ईरान इन चीजों को याद तो करेगा। भाई देखिए, जब भी हम अरब भी ये करते हैं, जब सुख या दुख का समय आता है तो हमें याद रहता है कौन आया था कौन नहीं आया था। सुख के समय भी लिस्ट रहती है कि बेटा तुमको बुलाया था, तुम शादी में नहीं आए, इसका माने बेटा तुम हमारे दोस्त नहीं हो, और दुख में भी नहीं आए, तो ईरान भी याद रखेगा। अच्छा, फिर अमेरिका जैसा देश जिसने वास्तविकता में हमारे देश के प्रधानमंत्री द्वारा सारा डोनाल्ड ट्रंप के सामने बिछ जाने के बावजूद जितना ज्यादा नुकसान भारतवर्ष का डोनाल्ड ट्रंप ने किया है किसी ने नहीं किया है। सबसे बड़ा टैरिफ हम पे लगा दिया, हमारे देश के प्रधानमंत्री का अपमान कर दिया, अपने स्वेरिंग इन सेरेमनी में नहीं बुलाया, जो वहां पन्नू है गुरवंत सिंह पन्नू उसको अपने स्वेरिंग इन सेरेमनी में बुला लिया, फिर उसके बाद ट्रेड डील में कहा कि हम अपना एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हिंदुस्तान के अंदर बेचेंगे, फिर वो कहा कि मैं चाहूं तो इनका कैरियर बर्बाद कर सकता हूं। तो अमेरिका विश्वसनीय है नहीं। अच्छा, दूर बैठा है वो, उसे कोई मतलब है नहीं इस सब कॉन्टिनेंट के अंदर, उसे एक मित्र मिल गया है पाकिस्तान जिसके माध्यम से वो चाइना को कंट्रोल कर सकता है। वरना ये पहली स्थिति थी कि पाकिस्तान चीन के ज्यादा नजदीक जा रहा था तो भारत एक नेचुरल फ्रेंड बन सकता था अमेरिका का, हमने वो भी चांस मिस कर दिया। और एप्स्टीन फाइल उसका कारण है या राष्ट्रीय सेठ उसका कारण है, दैट आई डोंट नो। बिल्कुल, वास्तविकता यह है पाकिस्तान चीन के भी नजदीक है, अमेरिका के भी नजदीक है,
ईरान के भी नजदीक है, हम हाँ। किसी के भी नजदीक नहीं है। किसी के भी नज़दीक नहीं है। आपने जिस घटना का जिक्र किया कि ये इस तरीके से महत्व पाता गया, अगर हम ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ही देखें, यहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद आप भारत के लिए बार बार ये बयान दे रहे हैं कि हमने ट्रेड का डर दिखाकर इस लड़ाई को रुकवा दिया है। दूसरी ओर पाकिस्तान के उस जो जनरल हैं उनको बुलाकर आप किस तरीके से सम्मानित कर रहे हैं, वहाँ आप वाइट हाउस में उनको लंच पर आमंत्रित कर रहे हैं। ये सारी चीज़ों को देखने के बावजूद ईरान मुद्दे पर भारत अमेरिका के ही साथ गया। अब बहुत सारी बातें हैं, लेकिन जो मुख्य बात चर्चा में आती हैं, दो कारण बताए जाते हैं जिनका आप भी जिक्र कर रहे हैं, और ये कारण तो पार्लियामेंट तक में उठ चुके हैं। इनसे सरकार भागती दिखाई पड़ती है, जिससे ये समझ में आता है कि निश्चित तौर पर इसमें कुछ हद तक सच्चाई भी होगी। लेकिन आने वाले दिनों के लिए हमने अपने रास्ते को, अपने जो दोस्तों की कैटेगरी है और दुश्मनों की कैटेगरी है, उसको हमने और कितना जटिल बना दिया है, ये बहुत बड़ा सवाल है। भाई देखिए, आप खुद सोचिए, जब ब्रिक कंट्रीज ने ये सोचा था कि हम डॉलर की सुप्रीमेसी को खत्म करेंगे, ब्राजील साथ खड़ा हुआ था, रशिया साथ खड़ा हुआ था, ईरान साथ खड़ा हुआ था, चाइना साथ खड़ा हुआ था, नेतृत्व हमारे पास था और हम पीछे हट गए जी। तो अब आपके साथ रूस क्यों खड़ा होगा? रूस जो आपको डिस्काउंट में तेल देता था क्यों देगा? ईरान आपको डिस्काउंट में तेल अगर देता है उनकी सदा कहता है, अगर ईरान देता है तो उनकी सदा कहता है, क्योंकि ईरान ने भी अवसर क्या होगा मेरे को लगता है। भाई आपके न्यूज पॉइंट में शाम के समय उनके लोग आते हैं, वो देखते तो हैं, सुनते तो हैं जी। वो ये देखते तो हैं कि भारत की जनता जो है वो पूरी तरह से ईरान के साथ खड़ी हुई है। अच्छा, हम लोगों का भी रोल तो है, योगदान तो है। जब ये देखा होगा, अमेरिकन लोगों ने भी देखा होगा कि भारतवर्ष के अंदर जो 145 करोड़ का, वहां पे जो सारे ओपिनियन मेकर्स हैं, वो ठीक है, गोदी मीडिया तो अपना दंत फंद अपना कर रहा था, और एक दीपक वोरा साहब हैं, वो हर 35 दिन में पिछले 35 दिन से लगातार कह रहे थे कि अमेरिका 48 घंटे के अंदर ईरान को ठोक देगा और उसके बाद ईरान का नामो निशान मिट जाएगा। वो दीपक वोरा साहब कहीं दिख नहीं रहे हैं। तो देखिए, ऐसे ऐसे लोग तो हैं जो चाहते हैं कहीं गवर्नरशिप मिल जाए, कहीं के एम्बेसडर बन जाएं, कहीं के वो उन्हें ऊंचा पद मिल जाए। लेकिन वास्तविकता में भारत के अंदर 80% लोग ईरान के साथ खड़े थे, और हमने तो ईरान अगर कुछ सदाशयता दिखाएगा, और ये रूस ने भी कह दिया, पुतिन ने भी कह दिया, खुलेआम कह दिया कि अगर हमारी भारत से दोस्ती है तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस की वजह से है। आज के तारीख में मोदी जी ने कौन सा दोस्त बनाया है, एक बता दीजिए आप। दोस्तों से दुश्मन तो बना लिया, बांग्लादेश को दुश्मन बना लिया, नेपाल को दुश्मन बना लिया, श्रीलंका को दुश्मन बना लिया। आपने दोस्त कौन बनाया है? आप एक दोस्त का नाम बता दीजिए, इजराइल को छोड़ के। और इजराइल इसलिए दोस्त है कि पेगासस उससे ले लिया है, ईवीएम का मैनिपुलेशन सॉफ्टवेयर आपने उससे ले लिया है, और उससे अस्त्र शस्त्र खरीदते रहते हैं और अपनी दोस्ती उससे निभाते रहे। उसकी वजह से पूरा जो सारे कॉन्टिनेंट्स हैं उसके आपके दुश्मन खड़े हो गए। रूस जैसा मित्र भी आपका आज की तारीख में मित्र नहीं रह गया है। लेकिन मोदी जी को कोई अंतर पड़ता नहीं, वो केरला और आसाम और बंगाल के अंदर चुनाव जीतने में जुटे हुए हैं। जी बिल्कुल, ये बात तो है ही है कि हमने अपने जो दोस्त थे उनको भी गंवाया और दुश्मन तो खूब बनाए ही। दोस्तों की सूची बहुत ही कम हो गई है। बावजूद इसके ये माना जाता है हमारे यहाँ की जो ये विदेश नीति है, इस तरह की विदेश नीति पिछले 70 सालों में नहीं रही, और अगर पिछले 70 सालों में रही होती तो हमारा देश कहाँ पहुँचा होता, ये देखने वाली बात है, समझने वाली बात है कि अगर यही विदेश नीति 1947 के बाद से रही होती तो कहाँ आज हम खड़े होते। लेकिन अगर इसको अब देखा जाए कि जो पश्चिमी एशिया के देश हैं, खाड़ी के देश हैं, उन देशों के ऊपर क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा? क्या उनकी आंखें, जिस तरह से ईरान के मसूद पेजेशकियन ने 2-3 बार उन लोगों को संबोधित भी किया, पत्र भी लिखा, क्या वास्तव में उनकी आंखें खुलेंगी, या फिर अभी भी वो अमेरिका के एक जिसको कहते हैं कि स्टेपनी की तरह उस खाड़ी देश में बने रहेंगे और इजराइल का साथ देते रहेंगे और ईरान से मुकाबला करते रहेंगे? हालांकि मुकाबला तो क्या किया है, कोई सामने आकर किसी ने तो मुकाबला किया नहीं, लेकिन वो ईरान के विरोधी बने रहेंगे अभी भी और अमेरिका के, इजराइल के दोस्त बने रहेंगे, या कुछ पुनर्विचार वाली स्थिति दिखाई पड़ रही है उन देशों में भी? नहीं, मुझे नहीं लगता वो ईरान से दोस्ती बढ़ाने की कोशिश करेंगे और पुनर्विचार करेंगे। उसका कारण ये है जी, देखिए, उसका कारण बिल्कुल स्पष्ट है। जैसे भारतवर्ष के अंदर ये सब जानते हैं कि भारत का हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, हर जाति और धर्म का आदमी भारत का प्रेमी है और भारत को प्यार करता है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है।
मुझे एक भी लेशमात्र भी डाउट किसी भी व्यक्ति पे, भारत में रहने वाले पे नहीं है। हम्म। अरे ये अब्दुल हमीद का देश है, जी। ये अशफाकुल्ला खां का देश है, ये बिस्मिल्लाह खां का देश है। ये ऐसे ऐसे लोगों का है जिन्होंने हमारे देश को त्याग करके अपने फांसी पे चढ़ के, और कितने पैटर्न टैंक तोड़ के अब्दुल हमीद जैसे लोगों ने देश के लिए त्याग किया है। लेकिन देश की 30% जनसंख्या आज भी ऐसी है जो ये समझती है कि जो भी हमारे दुख का कारण है वो लोग हैं जो बेचारे हमारे देश के लिए जान देते हैं। और वही भय उन्होंने पैदा कर दिया है गल्फ कंट्रीज के देशों पे कि तुम देश हो, वो शिया देश है, वो डोमिनेट कर लेगा, तुम्हें कंट्रोल कर लेगा, फलाना कर लेगा, ढिकाना। तो एक साइकोलॉजिकल जो वॉरफेयर है वो उनके शेखों के दिमाग। अच्छा, शेखों को डर तो लगता ही होगा। और यार आप सोचिए मिश्रा जी, शेखों को डर तो लगता होगा, वो तो सोने की गाड़ियों में घूमते हैं, वो तो अपने बच्चे के एक फोन पे उनको पूरा वो खरीदवा देते हैं, चार्टर्ड प्लेन, करोड़ों अरबों रुपए उनके लिए कोई वैल्यू नहीं रखती है। तो उनको ये लगता होगा कि भैया ये जो लाखों करोड़ों रुपए अमेरिका को दान दे दे के अपनी जनता को अपना दुश्मन बनाया है, अगर जरा भी हमने छेद दे दिया तो जनता तो हमें भगा देगी, और यहां भी वही स्थिति हो जाएगी जो ईरान के अंदर हो गई। डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है ना वहां पर, वहां भी लिटरेसी रेट ज्यादा है ना, वहां साइंटिफिक माइंडसेट ज्यादा है ना। लेकिन ये देश वो हैं जो कि शेखों के देश हैं, और इन शेखों को अपनी सत्ता को बचाए रखने के लिए, देश को बचाने के लिए नहीं, अपनी सत्ता को बचाने के लिए, उसको सुरक्षित रखने के लिए अमेरिका की आवश्यकता है, और अमेरिका उसका फायदा उठा रहा है। बिल्कुल, तो मुझे नहीं लगता कोई रद्दोबदल होने वाला को अमेरिका उसका फायदा। लेकिन फिर भी अगर ये देखा जाए, चूंकि यहाँ पर कि आप उनकी सुरक्षा के लिए हैं, अमेरिका अपनी सुरक्षा करने में, और वो भी ईरान से अपनी सुरक्षा करने में कितना कामयाब हुआ, इजराइल अपनी सुरक्षा करने में कितना कामयाब हुआ, इसको देखते हुए उनको क्या लगता है? चलिए ठीक है, ईरान के प्रति उनकी कोई दोस्ती जगती है, दोस्ती का भाव जगता है, वो नहीं होगा, लेकिन इतना तो उनको एहसास हुआ होगा कि हमने अरबों खरबों डॉलर जिस अमेरिका पर और इजराइल पर खर्च किए हैं, और इसी सिक्योरिटी के नाम पर, सुरक्षा के नाम पर, तो क्या ये सुरक्षा उनको अपनी जनता से चाहिए कि वो कभी विद्रोह न करने पाए? यही तो समझा जाएगा ना, चूंकि वहाँ की जनता और वहाँ के शेख या जो शासक वर्ग है वो अपने को सुरक्षित करना चाहता है, तो उस सुरक्षा के लिए वो अमेरिका के साथ रहना पसंद करेंगे, किसी भी स्थिति में उनको छोड़ना नहीं चाहेंगे। क्या ये वजह है? नहीं, बिल्कुल यही वजह है, यही वजह है। एक वजह तो ये है, और दूसरा ये होता है, देखिए एक हाइपोथेसिस पे हैं, जो आदमी है, जो मैनेजर है, वो ये सोचने लगता है वो कोई गलत निर्णय लेता ही नहीं, और ऐसा माहौल बना देता है कोई गलत निर्णय नहीं लेता। तो जब नोटबंदी गलत हो जाती है तो एक नया निर्णय ले आता है, जीएसटी ले आता है, फिर वो कोविड को गलत मैनेज कर लेता है, फिर वो ईरान और इजराइल के युद्ध में गलत स्टैंड ले लेता है। तो गलत स्टैंड लेता चलता है, जिससे पुराने गलत स्टैंड के बारे में जनता को ज्ञान ना हो। वही अरब कंट्रीज के शेख करेंगे, क्योंकि देखिए वास्तविकता यह है कि इन लोगों ने जितना विलासिता का जीवन जिया है, और जिस तरह का विलासिता, और ये भी आपने देखा है जो भारतीय श्रमिक वहां जाते हैं उनका जीवन क्या है भाई। अगर शेख जो हैं अरबों डॉलर में खेल रहे हैं, और सोने की वर्चुअल सोने के, और उनके महल जो हैं वो सोने के बने हुए हैं, और हमारे जो देश के मजदूर हैं वो बेचारे एक कमरे में 40-40, 50-50 रहते हैं, तब जाके अपने घर कुछ पैसा भेज पाते हैं। तो देखिए जो एक थोड़ा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ वाला सिस्टम है वो इन गल्फ कंट्रीज में तो चल नहीं सकता। तो इसलिए केवल ईरान का जो भूत खड़ा किया है इजराइल और अमेरिका ने, उससे डर के वो पुनर्विचार अगर करेंगे तो कहीं उनकी सत्ता न निबट जाए, तो उन्हें पुनर्विचार चाहते हुए भी नहीं करेंगे, और अपने केवल किंगडम को बचाए रखने के लिए और अपने ऐशो आराम को बचाए रखने के लिए वो उसी लाइन में चलते रहेंगे और अमेरिका को भेंट चढ़ाते रहेंगे। जी बिल्कुल, सबसे बड़ा डर उनको यही है कि कहीं ऐसा ना हो कि उनके देश की जनता उनके खिलाफ चली आए। लेकिन अब देखते हैं इस युद्ध विराम के बाद क्या कुछ होता है। 2 हफ्ते का युद्ध विराम पर सहमत हुए हैं ईरान और अमेरिका। इजराइल की कहीं कोई भूमिका उसमें नहीं है, लेकिन इजराइल कह रहा है कि वो लेबनान पर ये युद्ध विराम का समझौता लागू नहीं होता है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, और इस कार्यक्रम में आप शामिल हुए, बहुत सारी जानकारी आपने दी। अब ये 2 हफ्ते का विराम तो है, लेकिन ईरान की तरफ से अगर देखा जाए उसे अमेरिका पर कोई भरोसा नहीं है, यानी इस युद्ध विराम के दौरान भी युद्ध विराम की स्थिति बनी रहेगी, इसकी कोई गारंटी दिखाई नहीं पड़ रही है। और युद्ध विराम की शर्तों का उल्लंघन करते हुए इजराइल पहले दिन से ही दिखने लगा है। इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।